पुनर्नवा हो रही है, एक बड़ी चीज है। वे नया मन, नया गद्य की पक्षधर हैं, लेकिन स्मृतिहीन गद्य की पक्षधर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है उनके रचना कर्म में, और मैं इसे रेखांकित करना चाहता हूँ कि मन नया है, नया दौर है, मन नया है, तो नया गद्य होना चाहिए, लेकिन वह स्मृतिहीन नहीं होना चाहिए, उसमें स्मृतियां होनी चाहिए। स्मृति से अगर आप कट जाते हैं, वो समाज बड़ा अभागा होता है जिसके पास कोई स्मृति नहीं होती। इसी तरह से वो भाषा बहुत अभागी हो सकती है जिसके पास कोई स्मृति नहीं। तो स्मृति को से अपने को काटना नहीं चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको रखना चाहिए। और जो पाठक है हिंदी का, जब वो चित्रा जी जैसा गद्य पाता है तो उससे उसका मन ज्यादा जुड़ता है, वो उसे चमत्कृत नहीं होता है, वह उसे कहीं अपनी आत्मा के हिस्से की तरह देखता है और पढ़ता है और पसंद करता है। तो दो चीजें, एक तो चमत्कार कर दीजिए, बूझो तो जाने वाला मामला है, एक वो है जिसे आत्मा ने उधर जाने का मामला है। तो ये रचनाकार को तय करना होता है और चित्रा जी ने ये तय किया है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, चित्रा जी ने मुंबई के पहले व्यवस्थित डॉन हाजी मस्तान को बहुत करीब से देखा और जाना। वो ये अकारण नहीं है कि चित्रा जी के वहां जो चाल का जीवन आता है, जो हाशिए का जीवन आता है, जो वंचना का जीवन आता है, वह देखा देखी का नहीं है, वह देखा देखी का नहीं है। और इसलिए इसको अगर आप चाहें, हम जो आलोचना की भाषा इस्तेमाल करते हैं, अगर आलोचना की उस भाषा में आप चाहें तो आप इसको एक सेकेंड, अगर आलोचना की भाषा में आप इसे कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हाशिए के जीवन का जो व्याकरण है उसे जिस प्रकार चित्रा जी ने अपने कथा साहित्य में उपस्थित किया है वो प्रशंसनीय है। हाशिए के जीवन का अपना व्याकरण होता है और उसको अगर आप करीब से नहीं जानते हैं तो आप विश्वसनीयता तो नहीं दे सकते, उसे ऊपर झापर की बातें करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हाशिए के जीवन का व्याकरण चित्रा मुद्गल की कहानियों में भी है, उनके उपन्यासों में भी है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। और कोई शोर नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे समय में लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, थोड़ा सा एक्टिविज्म कर लेंगे, शोर बहुत करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। चित्रा जी क्या शोर नहीं, जी जी हम तो ऐसे ही बोलते हैं, तो शोर नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। एक बात और है जिसको लेकर के शायद लोग बचते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सच्चा सर्जक होता है उसके सृजन को कोई भी सत्ता पचा नहीं पाती। चित्रा मुद्गल के लेखन को भी कोई सत्ता पचा नहीं सकती, सच्चे लेखक को नहीं पचा सकती। मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं पुराना उदाहरण देता हूँ आपको। सच्चा रचनाकार कभी सत्ता के साथ नहीं जाता है। बाल्जक जो थे राजशाही के समर्थक थे, लेकिन जब उन्होंने किसानों के जीवन पर लिखा तो राजशाही के विरुद्ध किया। सच्चा सर्जक जनता के साथ जाता है, जो वंचित लोग हैं उनके साथ जाता है। तो चित्रा जी के लेखन को भी कोई लाख कहता रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो हाशिए के लोगों के पक्ष में है, और अगर उनके पक्ष में है तो कोई सत्ता उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, नहीं ले सकती है। वो बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। और इसका कारण शायद ये है कि वो जीवन की जो बहुत महीन बुनावट है, बहुत गहन बुनावट है, वो उसको समझती है। वो वास्तविक स्नेह और स्नेह के ढोंग को भी समझती है। वो सच्चे मन से किए गए कार्य और दिखावे के कार्य के अंतर को भी समझती है। उनका लेखन बताता है। आप अगर उनकी कहानियों और उपन्यासों से परिचित हैं तो आप मेरी बात की तारीफ करेंगे। एक बार देखेंगे, थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। ये जो उपन्यास जिस पर इनको पुरस्कार मिला है, नाला सुहारा, इसका शीर्षक ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक पता है जो कथानायक है, इसका नायक ही कहना चाहिए, हमारे वहाँ यही भाषा है कहने की, वो भी अपने घर का पता नहीं जानता है कि माता पिता कहाँ रहते हैं, और उसके पास सिर्फ एक पोस्ट बॉक्स का नंबर। ये बहुत अर्थपूर्ण है, बहुत अर्थपूर्ण है। इसको आप चाहें तो कई पन्नों में खोल सकते हैं। तो ये बहुत अर्थपूर्ण नाम है।
जहां से हमारी सांस्कृतिक त्रासदी का पता चलता है। सांस्कृतिक त्रासदी में और बात करता हूँ मित्रों, यह उपन्यास जो नाला सुपारा है आप सब जानते हैं, बहुत लोकप्रिय भाषा में जिसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। आज की तारीख में ये उनके जीवन पर, उनके संघर्ष पर, उनके स्वप्न पर केंद्रित उपन्यास है। बल्कि इसको ऐसे कह सकता हूं मैं कि सृष्टि के आरंभ से जो वंचना के शिकार रहे हैं, वह वर्ग जो सृष्टि के आरंभ से वंचना का शिकार है, और सारे वर्ग धीरे धीरे वंचना के शिकार हुए, लेकिन जो ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग हैं वो सृष्टि के आरंभ से वंचना के शिकार है। तो सृष्टि के आरंभ से जो वंचना का शिकार वर्ग रहा है, उसके लिए सर्वथा नए स्वप्न की पृथ्वी रचने वाला यह उपन्यास। और जब मैं ये कह रहा हूं तो यह इसलिए कह रहा हूं कि यह उपन्यास सिर्फ उनके संघर्ष की बात नहीं कहता है, उनके वास्तविक जगह पर उनकी प्लेसमेंट की बात करता है। जो जहां है उसे वहीं रहना चाहिए, उसे एक अलग वर्ग में आप मत ले जाइए। जो जहां पैदा हुआ वही उसकी जगह है। आप सिर्फ इस आधार पर उसे वंचित नहीं कर सकते कि प्रकृति ने उसके साथ कोई अन्याय किया। तो इसलिए मैं कहना चाहता था कि ये सर्वथा ये नए स्वप्न की पृथ्वी देने वाला उपन्यास है। हम लोग अपमानित करने वाले शब्दों से समाज में उनको तरह तरह के शब्द आप इस्तेमाल करते रहे हैं। यह उपन्यास उन सभी शब्दों का, उस पूरी सांस्कृतिक सामाजिक मानसिकता का प्रत्याख्यान करता है और हमारे भीतर अपने ही प्रतिक्रोध पैदा करने की क्षमता पैदा करता है कि हम कैसे समाज में रहते हैं, हम कैसा मन लेकर रहते हैं कि इसी समाज में पैदा हुए लोगों को हम इतने हीन हो जाने देते हैं और उनको इतनी क्या कहेंगे, इस दृष्टि से देखते हैं जिसमें हीन भी नहीं, बहुत मतलब अजीब सी दृष्टि हम बना लेते हैं उनको देखने की। शायद उनको मनुष्य जैसा भी हम नहीं मानते। तो यह उपन्यास इस सारी मानसिकता का प्रत्याख्यान करता है। मित्रों, इस उपन्यास में आंसुओं के कई बिंब बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये पढ़ते हुए कई जगह लगा, और ये बिंब जो लैंगिक संस्कृति है उसका कलई मुलम्मा पूरा उतार है, पूरी तरह उतार देते हैं उसका। मन में वह बोध पैदा होता है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। साहित्य का काम भी यही है कि हम लोगों की आदत क्या है, मैं अक्सर कहता हूँ कि राह में एक पत्थर होता है, हम पहले दिन जाते हैं और उस पत्थर से बचकर निकल जाते हैं, दूसरे दिन निकल जाते हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन से वो पत्थर हमारी स्मृति में रह नहीं जाता, सिर्फ वो बचा हुआ रास्ता रह जाता है जिधर से हम निकल जाते हैं। साहित्य राह में पड़े हुए उस पत्थर का बोध कराता है, क्योंकि वो पत्थर तो है, आपने अपने लिए रास्ता जरूर बना लिया है लेकिन राह का पत्थर नहीं हटा है। यह उपन्यास जो सांस्कृतिक दुख है, जो सांस्कृतिक पीड़ा है पूरे वर्ग की राह के पत्थर की तरह, उसको हटाने का उद्यम करता है। एक महत्वपूर्ण बात है, मैं इसे रेखांकित करना चाहता हूँ इस संदर्भ में। जो विनोद है, जो नायक है विन्नी, जो पूनम जोशी है और जो माँ है, ये भारतीय पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को नया अर्थ देते हैं। उपन्यास के अंत में एक माफीनामा है जो माँ की ओर से अखबारों में छपा है। उसमें एक वसीयत का भी जिक्र है जिसमें पिता ने अपने 3 बच्चों, जिसमें यह बच्चा भी है विनोद, जिसे घर से हटा दिया गया था, जैसा कि तमाम इस तरह के पैदा हुए बच्चों को घरों से हटा दिया जाता है, उसी तरह हटा दिया जाता है। उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी जाती है। पिता ने उसको शामिल करते हुए अपने 3 बच्चों में समान रूप से संपत्ति के विभाजन का वसीयत किया हुआ है। यह उपन्यास दरअसल चाहता है कि यह समकालीन सत्य बने, हमारे समय का सत्य बने, और अलग से कोई वसीयत न लिखनी पड़े किसी को। वो इस तरह से समाज में, परिवार में शामिल रहे बच्चा कि उसे अपने अलग होने का कोई बोध ही ना हो, उसे लगे कि वो भी बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन जैसे हैं, उन्हीं की तरह है वो, और अलग से उसे अपना हक न मांगना पड़े। इसकी प्रस्तावना करने वाला यह उपन्यास है, और जो सामाजिक अत्याचार है एक तरह से उसको समाप्त करने की प्रस्तावना रखने वाला उपन्यास है, और ये एक तरह से सामाजिक सांस्कृतिक कैथार्सिस की, विरेचन की प्रक्रिया को जन्म देने वाला उपन्यास। ऐसे उपन्यासों का जितना प्रसार हो सके करना चाहिए, बांटना चाहिए, जिस तरह सरकारें बांटती हैं तमाम चीजों को, क्या कहते हैं, जागरूकता पैदा करने के लिए। जगह जगह की पोलियो के घूंट पिलाइए, ये पोलियो से ज्यादा खतरनाक है।
इसको भी बांटना चाहिए, इस तरह की चीजें, इस चेतना को बांटना चाहिए कि समाज में जो पैदा हुआ है उसे बराबरी का हक दीजिए। उसी तरह हक क्यों दीजिए, मतलब यह बोध ही खत्म कीजिए कि कुछ अलग है। जैसे आप रखते हैं अपने परिवार के ढांचे में, उस तरह से रखिए। यह महत्वपूर्ण चीज है, यह ऐतिहासिक कार्य है। उपन्यास आते रहते हैं, उपन्यास अपना हस्तक्षेप भी करते रहते हैं, लेकिन इस बात ट्रांसजेंडर पर इससे पहले भी उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन स्वप्न की इस नई पृथ्वी के साथ नहीं लिखे गए हैं। उपन्यास टर्निंग पॉइंट कब बनता है, कोई कृति टर्निंग पॉइंट कब बनती है, जब वो नए स्वप्न को, नए रास्ते को दिखाती है। और यह उपन्यास इस पूरे वर्ग के लिए नए स्वप्न, नए रास्ते लेकर आया है। इसलिए यह अपने पहले लिखे गए इस विषय पर उपन्यासों से बहुत आगे का उपन्यास है। और आगे का नहीं, बहुत मतलब माइलस्टोन की तरह है। आगे जब भी बात होगी ट्रांसजेंडर्स पर, तो ये इसे हमें लगता है दस्तावेज की तरह देखना चाहिए। और सिर्फ ये भावुकता में किया गया नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यह उपन्यास उस भाषा में लिखा गया है जिसमें मैं सांस लेता हूँ, जो मेरी भाषा है। और मैं इसका गर्व अनुभव करता हूँ कि इस तरह की कृतियाँ हमारी भाषा में हैं। और मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है कि सदमे उठाए, रंज सहे, गालियां सुनी, लेकिन न छोड़ा कौम के खादिम ने अपना काम। और इसके बाद दूसरा जो उन्होंने सर सैयद के लिए कहा था, सर सैयद से अकबर इलाहाबादी की तनातनी रहती थी, लेकिन जब कोई बड़ा काम करे तो कैसे सम्मान उठता है। ये सम्मान इस शेर में था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। चित्रा जी ने सिर्फ कहा नहीं, काम किया है, नवोन्मेष किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, मैं उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। और सामयिक प्रकाशन के प्रति भी उन्होंने इस किताब को छापा, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस उपन्यास को दूर दूर तक प्रसारित करें, ताकि यह सिर्फ एक कथाकृति न रह जाए, बल्कि एक नए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के लिए घोषणा पत्र की तरह काम करे। बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं।